देखिए बाबू, फर्स्ट प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या हमारे द्वारा पूछा गया है। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप महादेश में ही इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रशा इत्यादि देश का कहानी इस चैप्टर में दिया गया था। ठीक है ना। उसी में से एक प्रश्न पूछा जा रहा, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, या करके, या इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था। मतलब चार ऑप्शन में चारों में से कौन व्यक्ति थे जो इटली के एकीकरण में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिनके वजह से इटली का एकीकरण हुआ। देखिए, विक्टर इमैनुअल, गैरीबाल्डी, मेजिनी, काउंट काबूल, या इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण में इस प्रश्न में एक प्रश्न में आपको आंसर दे दिया गया, बाकी सभी प्रश्न में आंसर को छुपा दिए गए हैं। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर, जाइए वहां डाउनलोड कीजिए और वहां से आप पीडीएफ को देख सकते हैं। इसलिए प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो लाइए और हम लिख लेते हैं, ऐसा आप मत कीजिए। आप डायरेक्ट पीडीएफ वहां निकाल लीजिए, पीडीएफ में एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है। तो कौन है, विक्टर इमैनुअल भी शामिल थे, गैरीबाल्डी भी था, मेजिनी भी था, काउंट काबूल भी था, इसीलिए इनमें सभी हो गया। एक प्रश्न हमें बताएंगे, एक प्रश्न का आंसर बताएंगे। गैरीबाल्डी, क्या हम प्रश्न पूछ रहे हैं, फोकस कीजिएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो इसका आंसर आप क्या दीजिएगा। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था, नाविक था। सेकंड आप बताइएगा, इटली का एकीकरण कब हुआ, इटली का एकीकरण कब हुआ, तो 1871। इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871। इटली देश का राजधानी कहाँ, सॉरी, इटली देश किस महाद्वीप में आता है, इटली देश किस महाद्वीप में आता है, तो यूरोप में आता है। किस महादेश, यूरोप महादेश। टोटल महादेश की संख्या कितनी है, 7। टोटल महादेश की संख्या कितनी है, 7। फटाक से सातों का नाम हमें कौन कौन विद्यार्थी बताएंगे, सातों का नाम हमें कौन कौन बबुआ बताएगा। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा बबुआ दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, और सातवां ऑस्ट्रेलिया। देखिए, इसमें जो हम सीरियल से जो लिखे हैं, इस क्षेत्रफल के दृष्टि से घटते हुए क्रम, जो हम लिखे हैं वो क्षेत्रफल के दृष्टि से घटते हुए क्रम में। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता, विश्व के सबसे बड़ा महादेश एशिया, विश्व के सबसे बड़ा महादेश एशिया, विश्व के सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। भारत किस महादेश में है, भारत किस महादेश में है, एशिया महादेश में। भारत किस महादेश में, एशिया। अर्थात पूरी पृथ्वी पे टोटल कितने महादेश की संख्या है, तो 7 है, और वही 7 यहाँ बताया गया। ठीक है। चलिए, फर्स्ट प्रश्न के बाद बढ़ते हैं बाबू हम सेकेंड प्रश्न। कौन से सेकेंड क्वेश्चन में, आइए क्या पूछा जा रहा, रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है, अर्थात रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। देखिए, जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उस दौरान एक व्यक्ति है जिन्होंने एक नारा दिया, रक्त एवं लौह नीति का नारा किसके द्वारा दिया गया, मेजिनी या हिटलर या बिस्मार्क या विलियम द्वितीय। तो वह व्यक्ति थे बिस्मार्क, क्योंकि इटली के एकीकरण के दौरान रक्त एवं लौह की नीति का नारा किसने दिया, बिस्मार्क के द्वारा दिया गया। हिटलर समझ रहे हैं, हिटलर जर्मनी के, हिटलर कहाँ के, जर्मनी के। लेकिन हिटलर का कहानी 1939 से 1945 ईस्वी में जब
द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो इसका प्रमुख कारण कौन बनता है? हिटलर बनता है, क्योंकि हिटलर के कारण ही कौन विश्व युद्ध हुआ? दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ कब? तो 1939 से 1945 के बीच में। उसमें दो गुट बना था, एक बना था मित्र राष्ट्र और दूसरा बना था धुरी राष्ट्र। एक मित्र राष्ट्र या धुरी राष्ट्र, जिसको केंद्रीय शक्ति था। मित्र राष्ट्र के तरफ कौन था? मित्र राष्ट्र के तरफ तीन देश का नाम बताएं। मित्र राष्ट्र, नहीं लोल, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सब था मित्र राष्ट्र के तरफ। केंद्र के तरफ कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये सब सभी किसके तरफ? धुरी राष्ट्र के तरफ था। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत किसके तरफ से था? तो क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, अर्थात 1939 से 45 में, उस समय तक भारत क्या था? गुलाम था। और गुलाम था किसका? अंग्रेजों का। किसका था? अंग्रेजों का। अर्थात भारत किसके तरफ से था? तो इंग्लैंड के तरफ से। किसके तरफ? इंग्लैंड के तरफ। दूसरे विश्व युद्ध में भी कुछ भारतीय मारे गए थे। ठीक है, चलिए। तो रक्त एवं लौह की नीति कौन? विश्वमार्ग। रक्त एवं लौह की नीति विश्वमार्ग। चलिए, तीसरे नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या पूछा जा रहा है? यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता मतलब, कहने का मतलब ये हो रहा है ना बाबू, कि जैसे कि हम जो 7 महादेश बताएं, कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। ये 7 महादेश में जो सभ्यता था, अर्थात यूरोपियन सभ्यता था। जैसे हमारे यहाँ भारत में कौन सभ्यता था? हड़प्पा नदी के किनारे था ना, सॉरी, सिंधु नदी के किनारे था ना मोहनजोदड़ो की सभ्यता। उसी प्रकार यहाँ पूछा जा रहा कि पूरे की पूरी यूरोपियन सभ्यता जो था, वो पालन किसे कहा जाता है? तो वह यूनान या पुर्तगाली को या इंग्लैंड को या पोलैंड को। तो पूरे यूरोपियन सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। और ये सब प्रश्न VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से। हमने क्योंकि पहले ही कह दिया कि यह प्रश्न छपेगा। ऐसा प्रश्न क्या होंगे? छपेगा आपके एग्जाम में। इसीलिए अवश्य ही पूरी क्लास की तैयारी कीजिए। और प्लानिंग हमारा, अगर आप हमारे साथ हैं तो 30 प्रश्न करवाते करवाते हम लगभग 300 प्रश्न कवर आपका कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए धैर्यता के साथ लगातार क्लास में क्या रहे आप? बने रहे। पुर्तगाल, अच्छा एक चीज बताइए, पुर्तगाल, भारत की खोज किसने किया? भारत की खोज उस व्यक्ति का नाम बताएं। तो भारत की खोज वास्को डी गामा। भारत की खोज वास्को डी गामा कब 1498 ईस्वी में। 1400। अब वास्को डी गामा कौन देश के थे? पुर्तगाल के थे। वास्को डी गामा कौन देश के थे? पुर्तगाल के थे। इंग्लैंड जो कि अंग्रेज कंपनी भारत कब आया? तो 1600। पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत आया था 1600 ईस्वी में। ये सब पोलैंड तो छोटा देश है, ठीक है। लेकिन यूरोपियन सभ्यता का पालन कौन सा? तो यूनान। कौन हो गया? यूनान। आइए 4 नंबर में आइए। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? 1864, 1964, 1878 या 1848? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1964 में हुआ। कब हुआ? 1964 में हुआ। 4 ही है ना, 4 का बी। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1964। आइए 5 में आइए बाबू। 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? हम पहले ही बताएं, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861, 1871, 1720 या 1817? तो 1871 में किसका एकीकरण हुआ? इटली का भी। आपसे पूछे इटली का एकीकरण तब भी 1871। अच्छा, अगर प्रश्न आपसे पूछ देता जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण ये भी 1871 में। ये भी 1871 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 6 नंबर, सॉरी 5 के बाद 7 आ गया। 6 लग रहा छूट गया। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया जो
बोहेमिया जो यूरोप महादेश का एक देश है, इस देश का कब्जा किसका था? ऑस्ट्रिया का, यूनान का, तुर्की का या पोलैंड का? किसका था? तो ऑस्ट्रिया का कब्जा था। किसका था? बोहेमिया पर। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं समझना, ऑस्ट्रेलिया नहीं समझना। ऑस्ट्रेलिया एक क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है या महादेश है, लेकिन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक देश है जो कि ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है ना? जैसे इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में बाध्य कौन था? बाध्य कौन था? इटली। एक प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में बाध्य कौन थे? कौन थे? तो इसमें ऑस्ट्रिया था। क्योंकि ऑस्ट्रिया क्यों बाध्य था? क्योंकि ऑस्ट्रिया क्या चाहता था? ऑस्ट्रिया क्या चाहता था? कि इटली का एकीकरण हमारे नेतृत्व में, मतलब ऑस्ट्रिया, और यह धर्म के आधार पर करना चाहता था। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। इसलिए ऑस्ट्रिया भी उसमें बाधा था। ऑस्ट्रिया भी उसमें क्या था? बाधा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? जैसा कि हमने क्या बताया, चलिए पहले हमें ये बता दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? बोलिए। 1914 से 1918। उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945। उसी प्रकार हमने बोला कि एक तरफ बना था कौन राष्ट्र? मित्र राष्ट्र, और दूसरे पक्ष में था भूरी राष्ट्र। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा, मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था, अर्थात मित्र राष्ट्र में थे कौन कौन? ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड कहेंगे, दूसरा फ्रांस भी इसी तरफ था, तीसरा रूस भी इसी तरफ था, चौथा अमेरिका। कौन था? उसी प्रकार इस तरफ कौन थे? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ईटीसी। इस तरफ थे, इधर भी ईटीसी लगा दीजिए। अब इसमें पूछा मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था, तो ब्रिटेन तो मित्र राष्ट्र में था, जर्मनी ही नहीं था। ठीक है, फ्रांस भी था और रूस भी। इसलिए 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। और जर्मनी के दूसरे विश्व युद्ध के नायक कौन था? हिटलर। नायक कौन था? हिटलर। क्योंकि हिटलर के ही दम पे दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, जर्मनी के द्वारा। ठीक है बाबू, चलिए 8 के बाद चलते हैं प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्या पूछा जा रहा है? सार्डिनिया का राजा कौन था? देखिए सार्डिनिया भी एक प्रांत है जिसका कौन था? विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स एक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से बताओ, सार्डिनिया कौन था? विक्टर इमैनुअल से एक प्रश्न पूछता है कि यह किस पद पर नियुक्ति की गई? विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्ति किया गया था? तो किसके? प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर इमैनुअल की नियुक्ति की गई। ठीक है। चार्ल्स एक्स के समय में क्या हुआ था? 1930 की क्रांति, 1830 की। कौन सी? 1830 की क्रांति चार्ल्स एक्स के नेतृत्व में हुआ। चलिए 10 नंबर आइए। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? अर्थात जर्मनी राइन राज्य का निर्माण 1871, इटली और जर्मनी का एकीकरण, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किया गया। चलिए पूछा जा रहा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789, 1804, 1871 या 1817? तो देखिए 1871 में क्या हुआ? जर्मनी प्लस इटली का
इटली का एकीकरण हुआ। ये 1817 में 1789 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में हुआ। क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद जो है वह 1789 अर्थात फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का क्या होता है? विकास होता है। राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है तो कौन से? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी के बाद ही होता है। ठीक है बाबू, चलिए 11 के बाद 12 में आए। क्या पूछा जा रहा? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? अर्थात मेजिनी किसकी स्थापना की थी? लाल सेना, कार्बोनरी, डायट या जिबरेलिन? तो यह कार्बोनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेजिनी के द्वारा किया गया। देखिए ये जिबरेलिन, ऐसे तो ये जिबरेलिन एक क्या थी? संस्था थी। किसकी संस्था थी? जिबरेलिन एक व्यापारियों की क्या थी? संस्था थी। लेकिन ये मेजनी का संबंध कौन से संगठन? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से। चलिए क्या बता जा रहा? हिगेल किस देश के दार्शनिक था? फटाक से बताइए। फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के या ऑस्ट्रिया के? तो हिगेल है जो वो जर्मनी का था। हिगेल किस देश के दार्शनिक थे? तो जर्मनी का दार्शनिक कौन था? हिगेल। ठीक है, चलिए अगला क्या पूछा जा रहा? कोसूथ का संबंध किस देश से? ऑस्ट्रिया से, यूनान से, पोलैंड से या हंगरी से? फटाक से बताओ। 14 का डी। कोसूथ का संबंध हंगरी से था। आइए 15 नंबर में, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसके द्वारा किया गया था? मेजनी के द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा, सी राजगोपालचारी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो लाल कुर्ती संगठन, बोलो लाल कुर्ती संगठन, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। इसमें एक प्रश्न और बताइए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता? खान अब्दुल गफ्फार खां। अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी के नाम से। देखिए पाकिस्तान फ्रंटियर गांधी के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को ही जाना जाता है। पाकिस्तान का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को ही माना जाता है। इधर आइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, क्या पूछ रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? गुजरात के महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। चलिए मेरे बाद आइए 16। क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दी गई? जैसे कि जो विश्व युद्ध हुआ था उस विश्व युद्ध में जर्मनी पर आरोप लगाया गया था, इसलिए जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम किया गया। क्योटो सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, वेना सम्मेलन या लौसने सम्मेलन? कौन सम्मेलन? 16 का क्या हो जाएगा? लौसनो। 16 का लौसनो सम्मेलन में किया गया। वेना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। वेना सम्मेलन 1815 में हुआ था। ठीक है, 17 में आइए, वेना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्य की पूर्ण स्थापित करना, लोकतांत्रिक को पुनः स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं? तो किसकी स्थापना करना था? राजतंत्रों को पुनः स्थापित
करना, राज्य तंत्रों के पुनः स्थापित करना किसका उद्देश्य था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए 18 नंबर आइए। वियना सम्मेलन, अभी हम बताएं वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815, 1818, 1820 या 1848? तो वियना सम्मेलन 1815, वियना सम्मेलन 1815। चलिए बच्चे आइए फटाक से इसका बताइए, 19 नंबर बताइए, कमेंट कीजिए। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल, देखिए हमने पहले ही बोला था, पहले ही बताया कि काउंट काबूर जो थे वह विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, प्रधानमंत्री, फ्रांस में राजदूत या गृह मंत्री? तो विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति की गई थी। कौन से पद? प्रधानमंत्री, जो कि एबीसी कॉलम उल्टा ऑप्शन, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रधानमंत्री ध्यान रखिए। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है बबुआ। देखिए ये भी बता चुके हैं, जिबरेलिन का संबंध था, अथवा जिबरेलिन एक संस्था थी किसकी? क्रांतिकारी, मतलब यूरोप में आंदोलन चल रहा था तो उस क्रांति के लिए संस्था था क्या? या व्यापारियों की संस्था था क्या? या विद्वान लोग जो आंदोलन में भाग लिए थे उसकी संस्था था क्या? या पादरी सामंत अर्थात धर्म के लिए जो उछल रहे थे उस पादरी का संस्था था क्या? तो जिब्रेलिन एक व्यापारियों की संस्था थी। जिब्रेलिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। चलिए अगले प्रश्न आइए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870 या 1871? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1800, क्योंकि फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ही इटली एवं जर्मनी का क्या किया गया? एकीकरण किया गया। चलिए 22 में आइए फटाक से प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का, मेजनी का, काउंट काबूर का या गैरीबाल्डी? अर्थात इसमें कौन व्यक्ति है, इसमें कौन व्यक्ति है जो इटली के एकीकरण में शामिल नहीं हुआ था? ठीक है ना, तो वह बिस्मार्क था। बिस्मार्क, क्योंकि बिस्मार्क का संबंध किसके एकीकरण से है? जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ, लेकिन इटली का एकीकरण में शामिल था मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, ये तीनों मिल करके इटली का एकीकरण किए थे, जबकि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। चलिए इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या प्रसा था? ये हम फर्स्ट प्रश्न जब बता रहे थे उसी समय इसका आंसर बताए थे। तो इटली के एकीकरण या जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया कर रहा था। कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया कर रहा था। चलिए आ जाइए बबुआ, इस जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? अभी हम बताएं कि मेजनी, गैरीबाल्डी और लेनिन, ये सब मिलकर के किसका एकीकरण किया? इटली का। किसका किया? इटली का एकीकरण किया। लेकिन बिस्मार्क है जो, वह जर्मनी का एकीकरण किया। किसका किया? जर्मनी का। इसलिए जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन होगा? तो बिस्मार्क होगा। चलिए 25 नंबर में आइए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? फिर से वही प्रश्न, काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या मेजनी? तो जैसे ही जर्मनी नाम दिमाग में आए तो तुम किसकी बातों को याद करोगे? बिस्मार्क। जर्मनी की बात याद आए तो बिस्मार्क, और इटली के एकीकरण में तो मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, ये सब सभी का योगदान था, लेकिन जर्मनी में बिस्मार्क। ठीक है, चलिए 26 नंबर है ये प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था था, या संवैधानिक था, या गणराज्य था, या अधिनायकवाद था? देखिए 1830 ईस्वी में क्या हुआ? क्रांति हुआ। 1830 ईस्वी में क्या हुआ? क्रांति हुआ। उस क्रांति के बाद जो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। कौन से? संवैधानिक। लेकिन ये भी चलता नहीं है, जबकि 1848 ईस्वी में फिर से फ्रांस में क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है, जिसको हम सब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो 30 के क्रांति के बाद वहां संवैधानिक राजतंत्र का क्या हो गया? स्थापना हो गया। मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक था, राजनीतिक था, धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक? फटाक से, तो मार्टिन लूथर जो था वह एक समाज सुधारक। मार्टिन लूथर समाज सुधारक। मार्टिन लूथर
समाज सुधारक। 28 में आइए, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? देखिए, इसको कहने का मतलब ये होता था ना कि अगर तुर्की में कुछ हो गया तो पूरे यूरोप में होगा। मतलब ये बात कहा जाता था कि तुर्की को सर्दी होता था तो पूरा यूरोप छिपता था। इसीलिए बोला जाता कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता, तो तुर्की को। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता? तुर्की को, क्योंकि वो एक मरीज था। सर्दी यूरोप को होगा, सर्दी तुर्की को होगा तो पूरा यूरोप छींकेगा। इसीलिए कहा जाता है यूरोप का, क्योंकि देखिए तुर्की में उस समय दबदबा था वहां के शासक का, और वो पूरे यूरोप पर उसका दबदबा था। इसीलिए तुर्की में कुछ हुआ, जैसे आज अमेरिका है ना, मतलब कुछ भी होता है तो मतलब थोड़ा सा विश्व में ज्यादा है तो हाईलाइटेड है, उसी प्रकार उस समय तुर्की था। इसीलिए यूरोप का मरीज किसको कहा जाता? तुर्की को कहा जाता। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, यंग यूरोप इटली नामक संस्था किसकी थी? काबुल के मेजनी, बिस्मार्क या गैरीबाल्दी? तो यंग इटली नामक संस्था कौन किया था? कौन किया था? मेजनी। यंग इटली, क्योंकि मेजनी ही चाहता था कि युवा ही है, युवा शक्ति ही है जो इटली का क्या कर सकता है, एकीकरण करने में हमारी मदद कर सकता है। इसलिए उनके द्वारा यंग इटली नामक एक संस्था का स्थापना किया गया था मेजनी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न क्या कहा जा रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया, सेडोवा या प्रसा या सेडान? तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में, और जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख तो कौन मार्क? बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया। देखिए हमारे द्वारा 30-30 प्रश्न का सेट इसीलिए दिया जा रहा है ना बाबू, कि अगर एक चैप्टर में हम 2 क्लास लेंगे, इस 30 प्रश्न का भी रिपीट करेंगे। रिपीट करने का मतलब 30 को सेट लाके मारेंगे ना, इस 30 क्वेश्चन में जो जो चीज पढ़े, अगला अगर 30 प्रश्न जो हम लेंगे, उस 30 प्रश्नों में अगर इसकी बात चर्चा आएगी तो हम अवश्य आपके साथ करेंगे। इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में बांट दिए। चाहते तो हम 60 प्रश्न एक ही शिफ्ट में लेकर के कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब टीचरों की तरह ऐसा उद्देश्य हमारा नहीं है कि बच्चे को एक बोझ दे दिया जाए। इसीलिए 30-30 प्रश्न का, बाकी एग्जाम के समय में प्रेशर 1 महीना 1.5 महीना रहेगा तो आएंगे ना, फिर लेकर के एकदम रात कांड होगा ना, एकदम बड़े बड़े क्लास लेकर के आएंगे, दंगल लेकर के आएंगे, पूरा इतिहास एक के दिन में रिपीट, पूरा ज्योग्राफी एक के दिन में रिपीट, इस तरीके से लेकर के चलेंगे। अभी फिलहाल 30 प्रश्न पर शिफ्ट है, ठीक है।